नेता नगरी के इस सत्र में उस विषय पर बात होगी जिस पर पूरा उत्तर भारत बात कर रहा है। टीवी पर तस्वीरें आ रही हैं, कहीं आगजनी की, कहीं आक्रोश की, सफाइयां आ रही हैं, तर्क और कुतर्क आ रहे हैं। मुद्दा है अग्निवीरों का। क्या फौज में भर्ती के नियमों में ये बदलाव फौज के स्ट्रक्चर पर अच्छा या बुरा कुछ असर डालेगा? क्या ये जो असंतोष है ये सिर्फ इसलिए है कि भर्ती में बदलाव है, या लंबे समय से सरकारी नौकरियों में भर्तियों में जो लेट लतीफ़ी चल रही है उसका भी कुल जमा ये आक्रोश है? उन नौजवानों का क्या जो 2019 से 2022 तक भर्ती की तमाम प्रक्रियाओं में शामिल हुए और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे? सवाल बहुत सारे हैं और हमें लगा कि इन सवालों के दुरुस्त ढंग से जवाब उनसे मिल सकते हैं जो असल में स्टेक होल्डर हैं, मेंटर रहे हैं, जिन्हें तजुर्बा है। इस सत्र में हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। आपका एक एक करके उनसे परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, फॉर्मर GOC 15 कोर कश्मीर, रिटायर्ड एज चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे साथ जय हिंद सर। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं मेजर जनरल यश मोर, रिटायर्ड, जो लगातार युवाओं को सेना में भर्ती के लिए मेंटर करते हैं। जनरल यश, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद। कैप्टन अतुल कुलश्रेष्ठ, रिटायर्ड चीफ मेंटर, शौर्य भारत लर्निंग ऐप चलाते हैं, ये जोधपुर से ऑपरेट करते हैं। कैप्टन अतुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। आपसे ही शुरुआत करेंगे, देन विल मूव टू जनरल दुआ। क्या रिजर्वेशंस हैं, क्या डाउट्स हैं, क्या क्वेश्चंस हैं उन लोगों के जो फौज में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं? कैप्टन अतुल। थैंक यू द्विवेदी साहब एंड गुड इवनिंग टू द स्टीम पैनल। जो सवाल है और जो जिस परिप्रेक्ष्य में जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, जो ये आंदोलन हो रहा है और आगजनी हो रही है, सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं एक अपील करना चाहूंगा उन तमाम छात्रों से जी कि आप एक संवैधानिक रास्ता अपना, यदि आपको लगता है कोई बात ऐसी है जो कि आपको चुभ रही है आपके भविष्य को लेकर, तो उसका एक संवैधानिक रास्ता अपनाएं। इस सब चीजों से आप परे रहें, ये मेरा एक अपील है। जैसा कि आपने पूछा कि जो आपके 2-3 बुनियादी सवाल थे कि क्या इससे फौज के स्ट्रक्चर पे कुछ प्रभाव पड़ेगा, आक्रोश का रीजन क्या है। देखिए, स्ट्रक्चर पे प्रभाव के बारे में बात करेंगे और मेरे सीनियर्स जो हैं शायद ज्यादा इसके बारे में आपको बता पाएंगे, लेकिन मैं उन तमाम छात्रों की आवाज में जरूर आप तक और आपके माध्यम से तमाम पॉलिसी मेकर तक पहुंचाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जो हम ये परिस्थिति इस वक्त देख रहे हैं बिल्कुल निंदनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस परिस्थिति तक हम आए कैसे, इसके अंडरकरेंट्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। जब तक हम उन विषयों पे बातचीत नहीं करेंगे, उन विषयों में प्रकाश नहीं डालेंगे, ये बात उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तब तक मुझे लगता नहीं कि इसका कोई इलाज हो पाए। आप यहां पर ध्यान दीजिए, 3 श्रेणी के, अच्छा, ये जो छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन के उपरांत ही हम सबका इस पे ध्यान गया है, ये भी एक बात है जिस पे मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये छात्र पिछले 2 साल से अपने तमाम जन प्रतिनिधियों के इर्द गिर्द घूम रहे थे। ये छात्र तमाम सिलेक्शन सेंटर्स के इर्द गिर्द अपने आप को क्लैरिटी पाने के लिए घूम रहे थे। 3 कैटेगरी के छात्र हैं द्विवेदी साहब। पहली कैटेगरी आर्मी की मैं बात करता हूं। आर्मी के तमाम बच्चे जो कि अपनी रिक्रूटमेंट की जो प्रक्रिया है, जिसमें दौड़ होती है, मेडिकल होता है और रिटन एग्जाम होता है, उसमें 2 चरण पास कर चुके हैं। दौड़ कर ली उन्होंने, उनका मेडिकल हो चुका है, अब वो रिटन एग्जाम का वेट कर रहे हैं। और रिटन एग्जाम पिछले 18 महीने से एग्जाम की डेट 6 बार चेंज करी गई है, यह कह के कि कोविड के मद्देनजर एक नोटिफिकेशन आता है क्लैरिटी के लिए, कोई स्पोक्स पर्सन AROs में नहीं है, जो कि PRO एक सेट ऑफ ऑफिसर्स का महकमा है, वहां पर कोई है नहीं, और एक नोटिफिकेशन आता है कि कोविड की वजह से ये एग्जाम जो है वो पोस्टपोन किया जाता है जी। और विसंगति इस बात की है द्विवेदी साहब, यहां ध्यान दीजिएगा कि जिस डेट में, जिन टाइमलाइंस में रिटन एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है कोविड कह के, उन्हीं सेम डेट्स में किसी और जगह पे सेना अपनी दौड़ की प्रक्रिया को संपन्न कर रही है। दौड़ में जो बच्चे आते हैं उसका एक हुजूम होता है। फॉर एग्जाम्पल, जोधपुर ARO की बात करूं, जोधपुर ARO जो अपनी भर्ती प्रक्रिया करता है, तकरीबन 35,000 बच्चे दौड़ के लिए आते हैं, जिसमें से एक दिन में 5 से 6,000 बच्चों की दौड़ होती है। तो दौड़ आप करा रहे हैं, 5 से 6,000 बच्चों का आप एक रश को हैंडल कर रहे हैं, कोविड चल रहा है, और कोविड के ही नाम पर जिस भर्ती के रिटन एग्जाम में केवल 1000 बच्चे बैठने हैं, आप उसको टाल रहे हैं। बच्चा इसको भी
मान रहा है, बोल रहा है ठीक है मैं तैयारी कर रहा हूं, तो ये क्लैरिटी नहीं देना और ये कहते रहना कि आपको फ्रेश डेट्स बताई जाएंगी और उसके बाद यकायक आप एक नई स्कीम लेके आते हैं और पुराना को सब खारिज कर देते हैं। आक्रोश का कारण ये है। दूसरी कैटेगरी में आपको बताता हूं द्विवेदी साहब, एयरफोर्स के बच्चे 2020 में भर्ती की प्रक्रिया निकली, उन्होंने अपना एग्जाम दिया, उसके बाद एग्जाम वगैरह सब हो गए, उनका रिजल्ट पेंडिंग है और रिजल्ट डिले हो रहा है कोविड की वजह से। ये कैसा तर्क है? दूसरी एक और तीसरी कैटेगरी में आपको बताता हूं, एयरफोर्स के बच्चे, मेरिट लिस्ट भी आ गई है, उनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है, उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है, उनका मेरिट लिस्ट में नाम है, और आप इन तीनों कैटेगरी का जो मजमा है, उसके अरमान, उसकी शिद्दत, उसका जज्बा आप एक सिरे से खारिज कर देते हैं। आक्रोश इस बात का इन बच्चों में, हमें इस बात को समझना होगा और हमें उनके संग न्याय के लिए आवाज उठानी होगी। मुझे लगता है कि ये तो एक षड्यंत्र हो गया। हम बच्चों से झूठ बोल रहे हैं कोविड का नाम लेके, और क्या संवैधानिक तरीके से, एक ऑनेस्ट गवर्नेंस से क्या ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हमको क्लैरिटी दी जाए, हमें बताया जाए कि बेटा हम इस प्रक्रिया पे काम कर रहे हैं, भविष्य में सेना का रूप ये होगा, अब यदि मेरी मर्जी होगी तो मैं जाऊंगा, नहीं मर्जी होगी मैं दूसरा करियर अपनाऊंगा। लेकिन आप मुझसे क्या बोल रहे हैं, होगा होगा होगा। यहां पर आक्रोश है। और ये बच्चे, और मुझे तो ताज्जुब होता है तमाम जनप्रतिनिधियों के अब रिएक्शन पे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, अब उनको मालूम पड़ रहा है कि ऐसा हो गया। तो किस बात के जनप्रतिनिधि हैं वो? उनको अपने और ये सिस्टम जो था, वहां तो तहसील लेवल तक एक वार्ड लेवल तक एक प्रतिनिधि जाता है, या उनको नहीं पता कि तो ये तो फेलियर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सो ये अगर आप एग्जाम करा दीजिए, कल आप डिक्लेयर कर दीजिए हम पुराने एग्जाम कराएंगे, मैं गारंटी से कहता हूं कि कोई बच्चा सड़क पे नहीं हो। इस चीज को हमें एड्रेस करना चाहिए। बाकी फौज में क्या होना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल, इसी के लिए आपके साथ हैं, और मैं चाहूंगा कि मेरे सीनियर्स इस बात यस कैप्टन, आई विल कम टू यू ऑन दैट पॉइंट। बच्चों की जी, जनरल सतीश दुआ, इस चीज पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कोई कह रहा है कि जो बार बार सरकार की नियत है और देश की भी जरूरत है कि आर्मी का मॉडर्नाइजेशन हो, थिएटर सिस्टम आया, सीडीएस का पद आया, ये बात कही गई कि टेक्निकल ट्रेनिंग की और ज़रूरत है। ये कहा गया कि जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर था, ब्रिटिश स्ट्रक्चर था आर्मी का, उसमें तब्दीलियों की ज़रूरत है, फोर्स को लीन होना होगा, उसकी एजिलिटी बढ़ेगी वगैरह वगैरह। और उसी क्रम में कहा गया कि तमाम रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। चाइना समेत कई देशों का उदाहरण दिया गया, कहीं पर नंबर ऑफ सोल्जर्स घटाने को लेकर और कहीं इस तरह के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर। आप इस अग्निवीर योजना को किस तरह से देखते हैं? क्या सरकार ने और फौज ने और तमाम तंत्र ने पर्याप्त कंसल्टेशन नहीं किया? क्योंकि हमने देखा कि ऐलान के 72 घंटे के भीतर एक तब्दीली करनी पड़ी कि 21 से 23 एज करनी पड़ी। और कैप्टन ने जो सवाल उठाया कि कई जो भर्तियां अधूरी पड़ी हैं या लगभग पूरी होने के मुहाने पर हैं, उनको कंसीडर नहीं किया गया। हाउ डू यू लुक एट इट सर, दिस रिफॉर्म सो कॉल्ड? थैंक यू सौरभ। मैं इसको दो, या शायद अब कैप्टन अतुल के जो वक्तव्य के बाद शायद 3 भागों में बांटना चाहूंगा। सर, पहला है कि जैसे आपने अभी बताया कि क्या वजह है कि हम अपना एक पैटर्न, रिक्रूटमेंट पैटर्न बदलना चाहते हैं, क्योंकि हम एक यंगर आर्मी चाहते हैं, मोर टेक सेवी आर्मी चाहते हैं, और शायद अपना पेंशन बिल भी कम करना चाहते हैं ताकि मॉडर्नाइजेशन की जा सके। वो है एक पहलू। दूसरा पहलू है कि 4 साल के बाद क्या, जो 75% नहीं जाएंगे, यानी कि नहीं दोबारा एब्जॉर्ब किए जाएंगे, उनका क्या, उनको जॉब एवेन्यूज क्या मिलेंगी, उनके लिए क्या एश्योरेंसेज हैं, कुछ प्रायोरिटी वगैरह अनाउंस की गई है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। वो एक चिंता का विषय है। और जो आज हम सड़कों पे देख रहे हैं गुस्सा, वो मेजरली उस इनसिक्योरिटी से है। जो कैप्टन अतुल ने चीजें रेज की हैं, वो है कि पिछले 2 साल में जो प्रक्रिया रिक्रूटमेंट की नहीं हो पाई ठीक से, उन्होंने कुछ उदाहरण दिए जिससे पता लगता है कहीं पे ज्यादा हुई, कहीं पे कम हुई, तो वो एक कोविड का बहाना लेके किया जा रहा है, या फिर कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने अलग अलग तरीके से इसको डील किया। तो वो भी एक रोष का विषय है। पहली बात, आर्मी, मैं जब भी गलती से आर्मी कहूं, क्योंकि मैं आर्मी ऑफिसर हूं, तो मेरा मतलब आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों को इकट्ठे बात कर रहा हूं मैं। हमारी आर्मी की एज प्रोफाइल
बहुत ज्यादा है अगर आप विश्व की बाकी आर्मी से तुलना करें। तो इसलिए एज प्रोफाइल कम करने की जरूरत है। मैं उदाहरण दूंगा, हमारी आर्मी की एज प्रोफाइल है 32 ईयर्स एवरेज एज, जबकि इस अग्निपथ स्कीम के द्वारा कुछ सालों बाद, अभी नहीं, जब इसमें ज्यादा अग्निवीर आ जाएंगे तो फिर उसकी एज प्रोफाइल 26 ईयर्स हो जाएगी। विश्व में जितनी भी सेनाएं हैं, आर्मीज हैं, बड़ी बड़ी आर्मीज हैं, उन सब का एज प्रोफाइल कम होता है, यानी कि वो यूथ पे चलती है। हमारी आर्मी अपनी ट्रेडिशनल आर्मी है। हमें इस सिस्टम से, हम सभी वेटरन्स कहते हैं, हमें कोई इस सिस्टम में कोई शिकायत नहीं है, हमारा सिस्टम बड़ा अच्छा चल रहा है, इसको क्यों बदल रहे हो। मेरा मानना है कि इसमें काफी चर्चा हुई है 2 सालों से। आप और हम जितने इस पैनल में बैठे हैं, जितने वेटरन्स हैं, वी आर नॉट प्रिवी, यानी हमें नहीं मालूम है क्या डिस्कशन पॉइंट्स हुए थे और क्या क्या चीजें कंसिडर करी और फिर उसके बाद में कैसे इस नतीजे पे पहुंचे। लेकिन एज प्रोफाइल कम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एज प्रोफाइल कम होना एक अच्छी बात है। दूसरी बात, ये जितने आप जल्दी 3 साल बाद साल भर में नए रिक्रूटमेंट लेते रहेंगे तो वो ज्यादा टेक सेवी लोग आएंगे। मेरी जनरेशन के लोगों ने मोबाइल फोन चलाना नहीं आता था, हमें ये आईपैड नहीं पता लगता। आजकल के बच्चे वो सब चीजें ऑटोमेटिकली करते हैं। तो आजकल टेक्नोलॉजी की ज्यादा जरूरत है और आने वाले समय में जैसे नई पीढ़ी आएगी तो वो ज्यादा इन चीजों पर अडेप्ट कर पाएंगे। सैलरीज और पेंशन का बिल हमारा इतना ज्यादा है, ओवर 80, नियरली 85% हमारा डिफेंस बजट जो है वो सैलरीज और पेंशन में जाता है। तो लिहाजा हमारे पास मॉडर्नाइजेशन के लिए कम किटी रह जाती है, कम धनराशि रह जाती है। तो ये एक और तरीका है जिससे कि हम इधर बचाव करके उधर हम मॉडर्नाइज करें, क्योंकि आने वाले समय में ये सिर्फ जैसे हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन की लड़ाई में, जो ड्रोन्स, मिसाइल्स, प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स, एयरक्राफ्ट, तो ये सब चीजें ज्यादा हावी हो रही हैं। अब रही बात कि इसकी सर्विस कम होगी तो क्या हमारा नजरिया बदल जाएगा, हमारी कॉम्बैट पावर कम हो जाएगी, हमारी रेजिमेंटल जज्बा, जोश, जुनून कम हो जाएगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि 1970s तक, आज से 45 साल पहले तक, हमारी जवानों की सर्विस, कलर सर्विस 5 to 7 ईयर्स थी। और उस 7 साल के जवान के साथ, 7 साल सर्विस करने वाले जवान के साथ में हमने 71 वॉर लड़ी और 71 के ऑपरेशन में भारतीय सेनाओं ने मिलकर क्या करतब किए वो सबको मालूम है। तो ये कह देना कि क्योंकि उनकी कम सर्विस होगी उनमें वो जोश और जज्बा नहीं होगा, शायद इसे हमें ट्राई करे बगैर नहीं मान लेना चाहिए। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इनके पास इनको, क्योंकि इनका पे पैकेट कम है बाकी जवानों के मुकाबले, क्योंकि इनकी जो डेथ बेनिफिट्स हैं, अगर लड़ाई में जान जाती है, वीरगति को प्राप्त होता है एक जवान, तो उसका पे पैकेट, उसका जो डेथ बेनिफिट्स हैं वो रेगुलर जवान के मुकाबले कम है, तो इस वजह से शायद इनमें वो जोश नहीं आएगा। तो ऐसा कहने वालों के लिए मैं ये पूछना चाहूंगा, कितना पे पैकेट काफी है एक आदमी को अपनी जान दांव पे लगाने के लिए? कितने डेथ बेनिफिट काफी हैं? इसकी कोई तुलना नहीं है, कोई कीमत, कोई गिनती नहीं है। जो एक आदमी लड़ता है, हम जनरल यशमोर भी यहाँ बैठे हैं, हम जब अपने काम करते थे, हमारी सर्विस पे स्लिप आती थी, हम अपनी पे स्लिप में देखते तक नहीं थे कि कितनी हमारी पे आई है। तो जज्बा और जोश अच्छी लीडरशिप मोटिवेशन यूनिट के नाम से बनता है, ना कि ये, यानी कि मैं ये कहूंगा जरूरी नहीं है कि क्योंकि उसकी सर्विस सिर्फ 4 साल है तो 4 साल में वो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, इम्बाइब नहीं कर पाएगा स्पिरिट। 4 साल कम है साहब। कारगिल में, और मैं कश्मीर में कोर कमांडर रह चुका हूं, आप दर्शकों को बता चुके हैं, कारगिल में और कश्मीर में जितने भी जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं, ऑफिसर वीरगति को प्राप्त होते हैं, सब ज्यादातर 25 साल से कम उम्र के हैं। 25 साल में सर्विस से 25 साल उम्र से कम उम्र वाला जो अफसर होता है, 21 या 22 साल में उसने कमीशन ली है। ये दिल मांगे मोर वाला कैप्टन विक्रम बत्रा, अनुज नैयर, मनोज पांडे, विजयन थापर, ये सारे 25 साल से कम उम्र के थे, और ऐसे ही कई और नाम गिनाए जा सकते हैं। तो इतनी कम उम्र में, इतनी कम सर्विस में इनके जज्बे में फर्क नहीं आया था साहब। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि एक चीज को हम राइट ऑफ ना कर दें इस बिना पे, क्योंकि इसमें कुछ और खामियां नजर आ रही हैं, और मैं उन खामियों की बात करूंगा। हाँ, इसमें कुछ खामियां हैं
और सरकार को चाहिए उसकी ओनरशिप लेना। 4 साल बाद जब एक यंग जवान लड़का या बाद में लड़कियां भी आएंगी सिविल स्ट्रीट में जाता है, उसको क्या एश्योरेंसेस हैं जो आज मंत्रालयों से या होम मिनिस्ट्री से, गृह मंत्रालय से आया है, अनाउंसमेंट आया, कई चीफ मिनिस्टर्स ने अनाउंस किया कि हम प्राथमिकता देंगे। प्राथमिकता इज नॉट ए गारंटी, जॉब गारंटी नहीं है। उनको सीएपीएफ में या यानी पुलिस फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्स में जॉब दी, इनको कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करना, इस बात की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। आर्मी अपना काम करेगी, इनको कैसे पुख्ता और जोशीले जवान बनाएं ताकि हमारी कम्बैट पावर ना कम हो, जिसकी मैं डिस्कशन कर चुका हूं, वो आर्मी लीडरशिप का काम है या आर्म फोर्सेस की। इनको बाद में सेटल करना और ये देखना कि ये एक समाज के लिए बोझ ना बढ़ जाए और बाद में कुछ और किस्से ना हो जाएं, ये काम हमारे देश की लीडरशिप का है, गवर्नमेंट का है। आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा जो कैप्टन अतुल ने कहा, जो इनका कहना है वो जायज है, क्योंकि 2 साल से एस्पेरेंट्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। किसी का टेस्ट हुआ, किसी का रिटन टेस्ट नहीं हुआ, दूसरा टेस्ट हुआ, किसी का मेडिकल नहीं हुआ, किसी को कॉल लेटर नहीं आया। ये एक अनडिजायरेबल सी बात है, वो फ्रस्ट्रेट हो रखे होंगे, लेकिन ज्यादा इसका इस अग्निपथ स्कीम से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है पिछले 2 सालों में कोरोना करके भारत ही क्यों, पूरे देश की, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था कहो, पॉलिटिकल कहो, मेडिकल कहो, सब चीजें अस्त व्यस्त हो गई हैं। सोशल फैब्रिक कहिए, कितनी डेथ्स हुए, कितने, कोरोना ने सबको छू लिया है। तो वो एक उथल पुथल है जो कोरोना पैंडेमिक की वजह से हुई है। हम सब देख रहे हैं कितनी महंगाई बढ़ गई है, क्या 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 नहीं हुआ। तो लेकिन आज यानी कल रात को ये जो आक्रोश इन्होंने, वो हम सब कह चुके हैं ऑलरेडी कि ये तरीका नहीं है अपनी नाराजगी जाहिर करने का, जो हम देख रहे थे कल से अलग अलग शहरों में जो युवा पीढ़ी सड़कों पे उतर आई है, आर्सनी हो रही है, पथराव हो रहा है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने कल रात को लेट अनाउंसमेंट की है और पहले साल के लिए उन्होंने 2 साल इसकी एज रिलैक्स की, ताकि जो पिछले 2 सालों में नहीं कर पाए वो दोबारा अपने वो रिक्रूटमेंट में आ सके। ये वन टाइम वेवर दिया गया है। तो उन्होंने कुछ हद तक कुछ हद तक गवर्नमेंट ने ये रिलैक्सेशन दे करके उन एस्पिरेंट्स को एक मौका और दिया है। धन्यवाद सौरभ। थैंक यू जनरल दुआ, विल कम बैक टू यू। जनरल यश, आप क्या बात कहना चाहेंगे इस पर, इस पूरी स्कीम पर, इसके इम्प्लीमेंटेशन के तरीके पर? और एक जो सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या इस रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने का एक बेहतर तरीका हो सकता था? क्या सरकार सबसे पहले उस प्रेशर को रिलीज कर सकती थी जो 2 साल से ठीक से भर्ती नहीं हुई, उसकी वजह से बिल्डअप हुआ? क्या सरकार पहले ये सुनिश्चित कर सकती थी कि एयरफोर्स समेत तमाम जो भर्तियां पेंडिंग हैं उनको पहले कंप्लीट किया जाए? क्या सरकार ये इम्प्लीमेंट कर सकती थी कि एक साथ धीमे धीमे रैली में ग्रेजुअली नंबर नीचे आए और अग्निवीर योजना को भी इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि वो जो मैसेजिंग है या एकदम से जो इरप्शन हुआ है उसको कंटेन किया जा सके? जो भी एक क्रिटिसिज्म आ रहा है उसको लेकर, और जो फिर दूसरे पक्ष की तरफ से आ रहा है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेंशन बिल और बाकी सब चीजों की बात हो रही है। जनरल यश। थैंक यू। पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कैप्टन अतुल तो बिल्कुल जुड़े हुए बच्चों के साथ, तो वो सब समझते हैं। और जनरल दुआ जो है सीनियर रैंक पे रहे हैं, वो भी एक पूरी उन्होंने कई चीजें विस्तार में बताई कि ये स्कीम कैसे आई और इसमें क्या क्या खामियां आई है। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कि ये क्यों नौजवान में रोष क्यों है, क्यों इसमें ये उन्माद सा क्यों है। ये सीधा के सीधा इसलिए है कि कहीं ना कहीं जो है हम सबका फेलियर रहा है। हम सब मिस जो हमारे अभी यूनिफॉर्म में हमारे साथी हैं वहां पे, कि जब ये भर्ती दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, जब ये यहाँ दिल्ली भी आए हैं बच्चे फरवरी मार्च में, इन्होंने रक्षा मंत्री को अप्रोच किया हर रैली में, उनको जाके पार्लियामेंट में सवाल उनके नुमाइंदों ने उठाए हैं, जनाब क्यों नहीं हो रही रैली? तो सबको कहा गया कोविड की वजह से, वो जो कि अब पता लग रहा है वो कोविड रीजन नहीं था। इसका मतलब एक ट्रस्ट डेफिसिट है, एक कहीं ना कहीं बच्चे सोच रहे हैं हमारे साथ धोखा हुआ है, और ये साफ भी नजर आ रहा है। अब हम छुपा नहीं सकते मुंह कि हम बड़ी तगड़ी स्कीम लेके आए। अब पहले वाले
ये लिटिगेशन में जाएंगे सारे केस, और बच्चे ना, ये गांव के बच्चे हैं, ये परेशान हो जाएंगे, कहाँ वकील हायर करें, क्या करें, क्योंकि किसी के पास ज्वाइनिंग लेटर है, किसी का मेडिकल। तो ये बहुत जबरदस्त नाइंसाफी हुई है बच्चों के साथ। और मैं पहले दिन आपको हैरानी होगी, जब कोई इस इशू का, सब आराम से बैठे हुए थे, ये किसी के दरबार, ये हम लोग समझ रहे थे इस इशू को। मैंने इस पे लिखा और इस पे बातचीत की 6-7 महीने पहले। सबने कहा सर आप तो कम से कम आप गांव से जुड़े हैं, तो मैंने इस पे बात की कि क्यों नहीं भर्ती हो रही, कुछ हुआ नहीं। तब तक लग रहा था ये चल रहा है। तो इसका मतलब सर्विस हेडक्वार्टर्स भी, एमओडी भी, और पूरा रिक्रूटमेंट का तार इस बात पे रुका हुआ था कि कोई आदेश आएगा तो हम करेंगे। सो ये ऐसा तरीका नहीं है फौज में काम करने का। लीडरशिप का भी रोल बनता है कहीं ना कहीं कि यार भर्ती क्यों नहीं, भर्ती करो इन लोगों को। तो पहला तो ये है। दूसरा था, जब ये स्कीम सोची गई थी, अब 2020 के आर्टिकल उठा के देखो, और ये आई थिंक एमओडी ने ही इंफॉर्मेशन डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को दी है। इसका प्लान था तब, ये नाम तो बाद में रखे गए हैं, ये टूर ऑफ ड्यूटी था, ये फॉरेन से लिया हुआ कॉन्सेप्ट है। उसमें था 100 अफसर और 1000 जवान, 100 अफसर और 1000 जवान के लिए आनी थी। चलो ठीक है, कुछ लोगों को नहीं मौका मिला, वर्दी पहनने का शौक है, आ जाओ भाई, कर लो नौकरी, एंड यू बिकम एन एम्बेसडर ऑफ द आर्मी। बाकी जगह ना हम कॉपी करता चाहते हैं यूएस को, सिंगापुर को, वो देश हमारे अलग है। यहाँ जवान आता है गांव से, अफसर है शहर का। जवान हिंदी अपनी मातृभाषा में बांटते हैं, हम इंग्लिश में करते हैं। तो देयर इज अ डिस्कनेक्ट, ये पहचान लेना चाहिए। रियलिटी है इंडियन आर्मी की, जो कि धीरे धीरे भी ठीक हो रही है। तो जो टूर ऑफ ड्यूटी था, ये कम लोगों के लिए था। फिर ये बातचीत चलती रही, ये लोगों को बताया कुछ नहीं, और सडनली जो है, ये महीना पहले आभास हुआ जब द हिंदू ने एक आर्टिकल निकाला कि ये आ रही है ऐसे ऐसे 25%, 75%। तो ये रोष उठना और लोगों को डाउट्स होना शुरू हुआ। तो वी वर वेटिंग तो स्कीम अनाउंस होगी। तो पहली बात यह है कि इसमें एक डाउट क्रिएट कर दिया आपने जनमानस के मन में, उनके माँ बाप के मन में, उन बच्चों के मन में कि क्यों नहीं आपको लिया जा रहा। तो ये है। दूसरा इशू था जो मैं जलदुआ ने कुछ बातें बताई, एज प्रोफाइल की। एज प्रोफाइल यस, यंग आर्मी होनी चाहिए। 99 में हमने रियलाइज किया था, इसीलिए हमने कमांडिंग, मैं और जब जलदुआ सीओ बने, हम लोग तो 20-21 साल की सर्विस में सीओ बने, अब बन रहे 14-15 साल में सीओ बन रहे हैं। तो एज प्रोफाइल हमने ठीक कर दी ऑफिसर्स की। जवानों की एज प्रोफाइल का कभी इशू आया ही नहीं, क्योंकि जवान उतना ही फिट है जितना उसका लीडर फिट है। जलदुआ इज नोन फॉर फिटनेस। मेरी भी फौज में यही फितरत रही है। मैं किसी भी उम्र में जवानों के साथ दौड़ने में हम शौक रहे। तो 32 में मैराथन दौड़ना शुरू करते हैं लोग, 40 साल। तो फिटनेस का, जवानों की फिटनेस पे कभी सवाल नहीं उठा है। तो ये अब आया, ये इस स्कीम को मास्क करने के लिए इशू हम ला रहे हैं। दूसरा टैक्स हैवी कहां से हो जाएंगे? तो वही पॉपुलेशन है ना, टैक्स हैवी है, मोबाइल सबके पास है, स्मार्टफोन है, सारे जवानों के पास। ये तो वही पूल है, कोई एक्स्ट्रा नहीं आ रहे हैं। कई इंजीनियरिंग कॉलेज से तो वैसे ही कॉर्पोरेट में नहीं जा पा रहे हैं, तो भर्ती होने नहीं आ रहे। ये वही पूल है, वही गांव के बच्चे वही भर्ती होने आ जा रहे हैं। कोई नया, कोई सडनली कोई हम ऐसी कोई इजाद नहीं है स्कीम के अंदर, वो भी नहीं है। तीसरी चीज थी कि जो है इसका जो है अनाउंसमेंट और इसको लाने का। तो ये जो है पूरा का पूरा अनथॉट ऑफ स्कीम है। इसमें ट्रायल नहीं हुआ, कोई टेस्ट बेड नहीं हुआ। आई विश, जैसा कि पिछले सीडीएस के कई जगह पे भी नोट आ रहे हैं, उनके वीडियो आ रहे हैं कि ये ट्रायल लाना चाहते थे 5000 के साथ, स्टार्ट हुआ था 1000 के साथ, अब सीधा 45,000 46,000 एक साथ लाना चाहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए आर्मी को। मैं टोटली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हूँ। इस आर्मी में कई कॉलोनियल चीजें हैं। हमारा रेजिमेंटल सिस्टम को भी हम देख सकते हैं। वी नीड ऑल इंडिया ऑल क्लास। मुझे सबसे अच्छी चीज स्कीम में जो लगी है वो है इसमें ऑल इंडिया ऑल क्लास कैरेक्टर। मैं ऑल इंडिया ऑल क्लास रेजिमेंट हूँ, तो हमें तो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेक्शन में आप असम से लेके तमिलनाडु, केरला और कश्मीर के बच्चे डाल दो, दिल फाइट है। ऐसा मैं नहीं मानता कि लोग अपनी जात के लिए लड़ते हैं। लोग लड़ते हैं, लीडर कैसा है, उसकी यूनिट कौन सी, उसका नंबर कोई भी दे दो, झंडा कोई भी हो यूनिट का, दे विल फाइट वेल प्रोवाइड द लीडर इज फिट। सो ऑल इंडिया ऑल क्लास कंपोजिशन की बात बड़ी अच्छी है। अगर धीरे धीरे इंडियन आर्मी ऑल इंडिया ऑल क्लास हो जाए। 84 में ट्राई किया था हमने सिख दंगों के बाद, फिर भी वेंट बैक, जो अच्छा मौका था। 99 में हमने फिट किया, एज प्रोफाइल को ठीक किया। अगर एज का इशू होता जवानों का, तो हम जवानों की भी फिटनेस की बात करते। तो मुझे जो लग रहा है, ये स्कीम में जो भी अच्छी बातें, बुरी बातें, जो लोग समझते हैं, मैं ये मानता हूँ जनहित में लिया गया होगा। सरकार ने सोचा है, मिलिट्री लीडरशिप पे पूरा भरोसा है हम लोगों को। हम इसी आर्मी का हिस्सा है, देश के हिस्सा है, और अच्छी बात सोचते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर इसका सोल्यूशन अभी निकले, तो पहले तो जो भर्तियां रुकी उनको आप देखो, लीगली यू आर बाउंड, ये लीगल रिक्वायरमेंट है। सरकार ने नोटिस दिया था, उनको आप भर्ती कीजिए जिस भी स्ट्रेंथ में आप लेना चाहते हैं। और इस स्कीम को कुछ दिन के लिए जो है
फ्रीजर में डाल दें और 5-6 महीने आपको मिल जाएंगे, ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। क्योंकि अगर आज भी आप शुरू करोगे ना पुरानी भर्तियां, 6 महीने लगेंगे। 6 महीने प्रोसेस है। आज अगर कहोगे कि पुराने बंदों को लेना, दोबारा मेडिकल होगा, क्योंकि मेडिकल की मियाद 6 महीने, कईयों का रिटर्न टेस्ट हो गया था, रिजल्ट, तो ये पूरा प्रोसीजर में 5-6 महीने लगेंगे अपना सिस्टम क्लीन अप करने के लिए, जवानों में दोबारा ये हौसला देने के लिए। आपकी फौज है, देश की फौज है, और हमको आपके नौजवानों की जरूरत है, अच्छे लड़कों की जरूरत है। तो यही मेरे को लगता है कि एक तरीका इस सारी समस्या से हल करने का। एंड देन इस स्कीम के गुड पॉइंट, बैड पॉइंट्स, एक स्टडी हो सकती है, कोई कमिटी बैठा दें, आप देख लें कि क्या अच्छा है इसमें, और कुछ लोगों को लें, ट्रायल कर लें। आई थिंक इसमें अच्छी बातें हैं, कुछ मैं मानता हूं, बट ये 3-4 चीजें जो है मैं सोच रहा था कि बता दूं आपके दर्शकों। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स। कैप्टन, आपके पास आऊंगा। एक हल्के में ये बातचीत कही जा रही है कि ये जो विरोध प्रदर्शन है, इसके पीछे कोचिंग माफिया और कोचिंग फैक्टर्स का बड़ा हाथ है, वो इन लोगों को उकसा रहे हैं। पॉलिटिकल रीजंस भी गिनाए जा रहे हैं, ज्योग्राफिकल वजहें भी बताई जा रही हैं। इस पर आपका रिस्पॉन्स चाहूंगा। जरूर द्विवेदी जी, मैं आपको इस बारे में बता देता हूं, और इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ यदि समय हो तो बताना चाहूंगा। जी प्लीज। कि एक मैं परिवार की बात करता हूं, पिता के दुर्व्यवहार से बेटा गलत रास्ते पड़ जाता है, और जब उसको पड़ोसी कंधा देता है तो जो पिता है वो पड़ोसी को दोष देना शुरू कर देता है कि तैने मेरे लाल को बिगाड़ दिया। देखिए, बड़े मुद्दे की बात है कि कोचिंग माफिया को टारगेट करना आसान है, कर सकते हैं आप, राइट, और आप तो उनकी पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी निकाल सकते हैं कि आजकल तो यूट्यूब एक माध्यम है, हर कोचिंग का व्यक्ति जो है वो यूट्यूब के माध्यम से छात्रों से जुड़ा हुआ है, केवल अपने कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों की बजाय देश भर के बच्चों से जुड़ा हुआ है। तो वो किस प्रकार की बातें करते हैं, और कोचिंग एक मेरे ख्याल से विधिवत और संवैधानिक व्यापार है, और मुझे लगता है कि हमारा संविधान इस काम करने की आज्ञा देता है, और एक अच्छा काम है अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी के लिए पहले से ही लड़कों को तैयार करके भेज रहे हैं। तो ये किसी पे छीटाकशी करना, अपनी खामियों को छुपा के किसी और पे दोष दे देना बड़ा आसान काम है, और ये आज की प्रथा नहीं है, सदियों से होता आया है, और इसी का नतीजा है जो हमारी अनअकाउंटेबल अप्रोच है। जब हम अपनी अकाउंटेबिलिटी से भागते हैं तब हम इस तरह की छीटाकशी करते हैं, और जब हम अकाउंटेबल नहीं होंगे हम किसी मुद्दे को हल कर ही नहीं पाएंगे, हम सिर्फ उसको दबाने की कोशिश करेंगे। हम एक प्रोफेशनल डॉक्टर बनने की बजाय, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम नीम हकीम बनने की कोशिश करेंगे। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब द्विवेदी साहब, मैं 2-3 बातें करना चाहूंगा यहाँ पर इस पॉलिसी को लेकर। मैं बिल्कुल जनरल मोर के बात से सहमत हूं। ऑल इंडिया ऑल क्लास इज अ वंडरफुल थिंग। हमारे देश में तकरीबन 750-800 डिस्ट्रिक्ट हैं, और आर्म फोर्सेस में तकरीबन 150 डिस्ट्रिक्ट से ही लोग आते हैं, बिकॉज हम एक कास्ट कंपोजिशन में बिलीव करते हैं। तो हमारे बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड फीडर जोन से आर्म फोर्सेस के। जब हम ऑल इंडिया ऑल क्लास जाएंगे तो हमारा जो दायरा है वो बढ़ेगा, जो कि बेहतरीन बात है। हर प्रदेश से, हर तालुका से हमारे पास लोग आएंगे। इस स्कीम के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हम सिर्फ इंटेंट की बात कर रहे हैं कि 4 साल बाद अग्निवीरों को सहूलियतें मिलेंगी, ऐसा किया जाएगा, और हम विदेशों के आर्मी की बात कर रहे हैं। मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा आर्म फोर्सेस कॉवेनेंट की, यूके की, जहां पर केवल इंटेंट की बात नहीं है, किस प्रकार से सोल्जर्स को और ऑफिसर्स को समाज की मेन स्ट्रीम में पुनः स्थापित किया जाए, उसका बिल्कुल वेरीफाइड और रिटन फ्रेमवर्क है। यहां पर एक फ्रेमवर्क की आवश्यकता है, और उस फ्रेमवर्क के माध्यम से एक ट्रस्ट को बिल्डअप करने की आवश्यकता है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने बेहतर भविष्य को नहीं समझेगा यदि उसको ढंग से समझाया ना। यहां पर क्या हमारे पास फ्रेमवर्क है? एक प्रोटेस्ट के मद्देनजर हम केवल आफ्टर थॉट में हम डिक्लेयर करते हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। जिन भी स्टेट्स ने ये कहा कि हम अपने पुलिस फोर्सेस के अंदर या हम अपनी और नौकरियों में रिजर्वेशन, मतलब हम प्राथमिकता देंगे, तो क्या उन्होंने अपने पब्लिक सर्विस कमीशन के नियम कायदों में चेंज किया? क्या ये पर्सनैलिटी बेस्ड रह गया है? कल को सरकार किसी और पार्टी की होगी, बोलेगी हम तो इस बात को नहीं, हमारी इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे यहाँ तो जो सिस्टम चल रहा है चल रहा है। क्या इन बच्चों को जो अग्निवीर बनेंगे, बेहतरीन है, हम तो कहते हैं हमारी पूरी शिद्दत, हमारी पूरी श्रद्धा है आपके थॉट प्रोसेस में, क्या आपने इनको एक्स सर्विसमैन कैटेगरी दे रहे हैं? क्लैरिटी चाहिए। देखिए, जब आप एक सोशल
डायसेक्शन कर रहे हैं, हमारी सामाजिक व्यवस्था के सोच के जब आप विपरीत पूरी प्रणाली लेके आ रहे हैं, तब बहुत आवश्यक है कि हम एक ट्रस्ट को बिल्डअप करें और जितने एट्रीब्यूट्स हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं उस ट्रस्ट को डालने के लिए उसको हम डालें। बहुत सारे मुद्दे हैं इसके अंदर। आप मुझे ये बताइए कि जब 4 साल के लिए बच्चा कोई फौज में जाएगा, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उसका अप्रेजल कैसे होगा? एक जेएनके में पोस्ट होगा, फील्ड एंड मेरे को पूरी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है जनरल दुआ एंड जनरल मोर, कि फील्ड टाइम सोल्जरिंग और पीस टाइम सोल्जरिंग में फर्क होता है बुनियादी तौर। एक जवान को जो फील्ड में है उसको अपनी कार्य क्षमता का प्रदर्शन करने का बेहतरीन मौके मिलते हैं, जो कि हाईली प्रोफेशनल होते हैं। हम कैसे अप्रेज करेंगे इनको? हमारा अप्रेजल सिस्टम क्या होगा? उसके बावजूद मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं। हम बात करते हैं टेक्नोसेवी की, रिक्रूटमेंट हमने केवल एक इनटेक का जो टर्म्स है वो बदली है, क्या हमने रिक्रूटमेंट पैटर्न बदला है? हमारा रिक्रूटमेंट पैटर्न आज भी वही है। हमें चाहिए तो टेक्निकल बंदा, लेकिन तू 1600 मीटर की दौड़ पहले। हमें तो चाहिए तो टेक्निकल बंदा, पर तुम्हारा एग्जाम होगा बेटा कि लाल किला कहां पर और गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, जीके के सवाल आएंगे और 2/10% में कैसे होगा ये बता दो। हम कौन सा टेक्निकल प्रोफिशिएंसी का एग्जाम ले रहे हैं? इस पूरी की पूरी स्कीम की जो पैकेजिंग है उसमें मेरा एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मुझे याद है जनरल रावत की वो बात जब उन्होंने कहा था कि फौज में कोई सैलरी के लिए नहीं आता है, जज्बे की वजह से आता है सैलरी। जैसे जनरल दुआ ने भी बोला कि हमने कभी अपनी पे स्लिप नहीं देखी, हमने भी अपनी पे स्लिप नहीं देखी, हमें पता ही नहीं था क्या आता है। हमने सिर्फ फौज को पसंद किया उस वर्दी के लिए। हमारे लिए जो पैशन पॉइंट था वो यूनिफॉर्म पहन के बुलेट चलाता हुआ एक आर्मी ऑफिसर। हमने कतई नहीं सोचा हमारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या हैं, और हम गए। और आज भी बच्चा यही सोचता है। आप गांव में जाइए, जब रोड पे सैल्यूट निकलती है फौज की, तो हर बच्चा उसको टाटा वेव करता है, उसको सैल्यूट करता है बच्चा, चाहे उसको पता नहीं कि दाएं से करते हैं या बाएं से करते हैं, उसको सैल्यूट कर रहा होता है। कुछ लोग दौड़ रहे होते हैं गाड़ियों के पीछे टाटा करते हुए। ये रुतबा है हमारी फौज का, ये सेंस ऑफ प्राइड है हमारी फौज का। और रही बात, हमारा सामाजिक परिवेश कहता है सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी से ही आता है। और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस के बिना ना तो फौज चल सकती है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है। यहां पर अगर हम सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात नहीं करते हैं, तो मुझे बताइए जिन महिला ऑफिसर्स का टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट, टर्म्स ऑफ इनटेक एक शॉर्ट सर्विस के लिए था, उन्होंने परमानेंट कमीशन के लिए कोर्ट में केस किया और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनके फेवर में डिसीजन दिया। तो आज 15-16 साल बाद की नौकरी के बाद हमारे देश की महिला ऑफिसर्स अपने हक की लड़ाई लड़ती हैं, क्योंकि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए उनको, उस फौज में आगे प्रमोशन चाहिए, और हमारे सुप्रीम कोर्ट उसको हामी भरता है। तो मुझे बताइए ये 4 साल में हम किस प्रकार से सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहे हैं? हमारा क्या फ्रेमवर्क है कॉर्पोरेट सेक्टर में? मैं आपको हकीकत बताता हूं, मैं एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हूं, राइट, और मैं उन चुनिंदा लोगों में से हूं जो कि फौज से निकलने के बाद एक मेन स्ट्रीम में सेल्स या फिर बिजनेस वर्टिकल में गए और कुछ कंपनीज में एवीपी के पद पे थे। आई वाज माई सेल्फ इन रिलायंस ब्रॉडकास्ट, एवीपी था मैं उसको। मैं ऐसे ऑफिसर्स को जानता हूं जो जिनको परमानेंट कमीशन नहीं मिला, वो बाहर आए, उनको नौकरियां नहीं मिली, उन्होंने 6 महीने का आईआईएम और एमडीआई में कोर्स किया था, उनको नौकरियां नहीं मिली, उन्होंने टीए ज्वाइन की वापस। मैं आपको हकीकत से अवगत करा दूं, एक ऑफिसर की वैल्यू है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। आपके बैंक से सर्विसेज हैं, आपके बैंक ऑफ बड़ौदा है, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो एक आर्मी ऑफिसर के लिए क्या वैकेंसी निकालता है? वो निकालता है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की। एक ऑफिसर की वैल्यू है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, या फिर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर एडमिन का व्यक्ति जो देखेगा कि भैया तुम्हारे बिल्डिंग के एसी चल रहे हैं या तुम्हारे वर्क स्टेशन ठीक है कि नहीं है। ये एक हमारे ऑफिसर की वैल्यू है कॉर्पोरेट सेक्टर में। एक जेसीओ की वैल्यू है सिक्योरिटी सुपरवाइजर, और एक जवान जो कि अपनी 15 साल की नौकरी करके या 20 साल की नौकरी करके, या मैं कहता हूं 26 साल की नौकरी करके आता है, उसकी वैल्यू है सिक्योरिटी गार्ड। हमारे नेशनलाइज्ड बैंक निकालते हैं नौकरी एक जवान के लिए सिक्योरिटी गार्ड की, और जो 15 साल नौकरी करके आता है उस जवान को हम डंडा देकर बंदूक देकर बैंक के गेट पे खड़ा कर देते हैं। तो क्या हमारा जो लेटरल फ्रेमवर्क है इस चीज को, मैं कहता हूं अच्छी पॉलिसी करिए, आपको जो करना है करिए, देश की बेहतरी के लिए हम आपके सब साथ हैं, लेकिन एहसास ठगी का नहीं होने दीजिए। पैकेजिंग की बात कर लूं, जज्बे की बात मैं कर रहा था,
कि पैसे के लिए नहीं आते, मेरी बात अधूरी रह गई, मैं किसी और डायरेक्शन में चला गया। लेकिन आपने इस अनाउंस कैसे किया, इनटेक चाहिए जज्बे का, लेकिन जब मैं कटौती कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि मैं अपने पेंशन बजट में पैसे की बात कर रहा हूं कि मैं पेंशन बजट कम कर रहा हूं, तो कैसे ट्रस्ट मिलेगा मुझे बताइए इस नौजवान के अंदर। ये वो उम्र है जहां पर उसको सही दिशा चाहिए, ये वो उम्र है जहां पर उसको एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अगर वो आपसे उम्मीद करता है कि साहब मुझे ट्रांसपेरेंटली बता दीजिए कि मेरा एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो कौन सा असंवैधानिक गुनाह कर रहा है वो? तो आप उस कगार पे लाए हैं। कोचिंग माफिया को इल्जाम मत दीजिए, कोचिंग वाले तो आज भी बोल रहे हैं। मैं शौर्य भारत ऐप, मेरा ऐप है, पूरे देश भर में 5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। सबसे अपील करता हूं, शांति बनाए रखिए, कोर्ट का रास्ता लीजिए, संवैधानिक तरीका अपनाइए। सो पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी को स्थापित कीजिए, गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट बनाइए। और हम तो डाई हार्ड फैन है, यकीन मानिए, मेरे तो पूरे परिवार के सदस्य, मेरे तो चाचा ताऊ सब बीजेपी को वोट देते हैं। और हम तो जब देश की गवर्नेंस होती है, फौजी हैं, हम उसको पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं। हम कहते हैं ये हमारे देश की गवर्नेंस है, और उसमें चाहे कोई भी हो, वो हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए आदरणीय है। लेकिन एक देखिए, देश जो है ना, उसकी जो इकाई है वो परिवार है। और परिवार में चाहे वो आज का परिवेश है, चाहे वो पुराना परिवेश था, ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है। और बाप भी बेटे की नहीं सुनता है कभी कभी, और बेटा बाप की नहीं सुनता है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोविड के नाम पे आपका एनडीए हुआ, कोविड नहीं था क्या? आपका सीडीएस हुआ, एग्जाम कोविड नहीं था क्या? आपके सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के एग्जाम हुए, जिसमें 5वीं और 6ठी के बच्चे अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ के एग्जाम देने जा रहे हैं, कोविड नहीं था क्या? और उसी दौरान हम केवल ये भर्ती के एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं। मान लिया चलिए कोविड था, केवल उन्हीं बच्चों पे कोविड का कहर टूटना था जो कि आर्मी का एग्जाम देने जा रहे हैं। रिजल्ट में कंप्यूटर में कौन सा कोविड घुस गया था कि एयरफोर्स का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा? आपसे क्लैरिटी की तो उम्मीद है, और किस बात की है? ये बच्चों का रोष क्या है? मैं तो कतई सपोर्ट नहीं करता, और कोई भी जिसने वर्दी पहनी है, चाहे वो 1 दिन के लिए, चाहे वो 1000 दिन के लिए, उसकी रगों में जज्बा दौड़ता है, उस नेशनलिटी का खून दौड़ता है, वो कभी इस तरह के प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन यदि हम मुखर हैं इस बात को लेकर, तो हम इस देश का भला चाहते हैं। देश किससे बना है? हम जिस युवा शक्ति के दम पर विश्व शक्ति बनने की बात कर रहे हैं, और यकीन मानिए जनरल दुआ भी गांव के परिवेश से होंगे, जनरल मौर्य साहब भी गांव के परिवेश से हैं। गांव का सबसे चटक बंदा या आपकी क्लास का सबसे चटक बंदा फौज में जाने की सोचता है। जो एनर्जी का बंडल है, जिसके अंदर जज्बा है, वो जो तिरंगा लेके दौड़ रहा होता है, वो बंदा फौज में जाने के लिए दौड़ रहा हो, तो सोच रहा होता है। तो जिस बंडल के, जिस युवा शक्ति के दम पर हम विश्व शक्ति बनने की बात कर रहे हैं, यदि वो ये महसूस करता है कि उसको धोखा मिला है, तो ये हम सभी के लिए सोचने का विषय है कि हमारी कार्य प्रणाली जो है, क्या वो उतनी ट्रांसपेरेंट है? हम सडनली आके एक फरमान जारी कर दें और फिर दोष दें तुगलक को, तो ये तो गलत है। हमको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। ये लिटिगेशन का मामला है, वाकई लिटिगेशन का मामला है। और ये बैठा हूं मैं, जस्टिस 2 जज की बेंच जस्टिस चंद्रचूड़ ने बोला कि हाँ वुमेन ऑफिसर्स को दीजिए। उनकी तो टर्म्स ऑफ इंडक्शन में परमानेंट कमीशन नहीं था। अब आप बताइए, देखिए मैं आपको अगर दौड़ने का आपको बोलूं, आपके पास बहुत बढ़िया कार है, आप 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, एक जगह आपको पुल दे दूं और एक जगह आपको लक्ष्मण झूला दे दूं हिलने वाला, आप किस पे चला पाएंगे? साहब, बंदूक चलाने के लिए अगर मेरे मन में ख्याल रहेगा ना कि 4 साल बाद मेरा क्या होगा, तो वो ट्रिगर नहीं दबेगा। अगर मेरे मन में ये ख्याल रहेगा ना कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, तो ट्रिगर नहीं दबेगा। और ये एक व्यवहारिक बात है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। हमने नौकरी करी है सीआई ऑप्स के अंदर, हमने नौकरी करी है आईएलटी के अंदर, एलसी के ऊपर। एक सामाजिक हमारे देश का जवान आता कहां से? गांव से आता। और उस गांव में फौज की नौकरी, देखिए नौकरी है, और अगर पैसे से अगर कोई मकसद नहीं है ना, तो मुझे लगता है सभी पब्लिक सर्वेंट को तनख्वाह छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल, और ये लगातार सवाल पूछा भी जा रहा है पेंशन को लेकर, और इसीलिए एक नया टर्म भी कॉइन किया गया, सदनवीर। विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, हर जगह की पेंशन लेते रहते हैं, और इनको पेंशन में एक और बात भी आई कि अगर 5 साल की सर्विस रखते 4 की जगह, तो ग्रेच्युटी का मसला आता। तो सवाल तो लगातार पूछा ही जा रहा है जी। Why 4 years? हाँ, तो आपने तो सब कुछ तोल दिया पैसे से।
जी जनरल यश, आई वांट योर क्लोजिंग रिमार्क, कुछ आप इसमें और ऐड करना चाहें इस डिबेट में? कैप्टन अतुल को सुनने के बाद ना कोई मतलब हमारे पास कुछ बचा नहीं है कहने के लिए, बट मैं ये कह दूं, जब ये शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स में फेल हो गई है, स्कीम फेल हो गई है, मिजरेबली फेल है, ये जवानों में कहां से सक्सीड हो जाएगी जहां हम हजारों लोगों के, ये तो पढ़े लिखे जनरल आर यू सेइंग कि शॉर्ट सर्विस कमीशन से जो कमीशन होते हैं वो दे आर अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ आर्मी, मतलब मैं ये पॉइंट समझ नहीं पाया पूरी तरह। स्कीम हैज फेल्ड, स्कीम इज नॉट अट्रैक्टिंग द बेस्ट, और जो शॉर्ट सर्विस है वो फिर कोशिश करता है एडी चोटी का परमानेंट के लिए, परमानेंट हो जाए। जी बिल्कुल। विमेन ऑफिसर्स ने कोर्ट के दरवाजे, कोर्ट ने, और वो मेनी ऑफ देम वर अनफिट, उनमें जज्बा भी खत्म हो गया था फौज में नौकरी करने का, लेकिन परमानेंट चाहिए जॉब। तो अब ये बच्चे सब के सब कोर्ट में जाएंगे। आप सोचो यूनिट्स के अंदर क्या हाल होगा। हर अग्निवीर जो है जिसको आप रिजेक्ट कर दोगे, बिकॉज देखो 4 साल में कोई ACR नहीं होता, 4 साल में कोई अप्रेजल नहीं हो सकता सिपाही का, होता ही नहीं है। पहला ACR जवान अर्न करता है जब वो 2 फीती लगाता है 8-9 साल के बाद, नहीं तो हम तो डॉक्यूमेंटेशन में लग जाएंगे हर आदमी। सिपाही का कोई एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नहीं होती, कोई अप्रेजल नहीं होता ही नहीं। अच्छा, मुझे बस जनरल एक चीज ये बताइए कि अमूमन आर्मी जब इस तरह के बड़े रिफॉर्म्स प्रपोज करती है, गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि ड्यू कंसल्टेशन के बाद हुआ, तो उसकी विचार विमर्श की प्रक्रिया क्यों होती है? और इस चीज पर अब तक चुप्पी है। एयरफोर्स की भर्ती जो बार बार हम लोग अपने ललन टॉप शो में सवाल उठा रहे हैं, कैप्टन ने भी इस बात का जिक्र किया, तो किससे कंसल्ट किया गया? मुझे पता नहीं, बट सर्विस हेडक्वार्टर्स के बीच में और MOD के बीच में जरूर कंसल्टेशन हुई है, कई महीने हुई है। नहीं तो स्कीम पहले, तभी तो भर्ती नहीं हुई ना, तभी तो बोल दिया गया कि नहीं, नो भर्ती, हम ये ला रहे हैं, नो भर्ती ये ला रहे हैं। बट इसमें क्या है, कंसल्टेशन में जहां तक मेरा ख्याल है, ये जो ऊपर के लेवल पे कंसल्टेशन होती है, और उन लोगों का गांव देहात से कोई लेना देना है नहीं, ना उनके परिवार में सिपाही है, ना होगा अगली पीढ़ी में। तो ये जो गांव की व्यथा है, गांव की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो मर्जी हम कह लें, जुनून, जज्बा, देशभक्ति, तिरंगा, ये सब अपनी जगह नौकरी है, और ये एक नौकरी पूरे परिवार को बदलती है। उसकी बहनों की शादी इस बेस परिवार को, पूरी पीढ़ी को बदलती है। जी बिल्कुल। उसका अपना पक्का घर, ये, और जिस जहां परिवारों में फौजी, आज से नहीं, मेरे फादर सिपाही थे, मेरे ताऊ चाचा सब हौलदार सिपाही रिटायर हुए, मेरे परिवार का गांव में अलग रुतबा है कि यार ये तो इतने तो इनके फौजी रहे। वहां सिपाही भी ऑफिसर है, ऑनरी कैप्टन को कर्नल से ऊपर का दर्जा है, ऑनरी कैप्टन जो जाता है। तो हम तो इस चीज को हम सोचे 4 साल करके ये रोडों पे आ जाएंगे, और 4 साल फार बिद ये ना स्कीमें बनाई जाती हैं बोर्ड रूम में बैठ के, जिनको कि कोई इससे लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है थोड़ा सोच विचार करना चाहिए, इस स्कीम को दोबारा से कुछ परसेंटेज में ले आए, और शायद इसको अगर उल्टा कर दें कि 75% रखेंगे, 25% घर चले जाएंगे, ओके, इट्स अ गुड एक्सपेरिमेंट, लेट्स ट्राई इट आउट। तो ऐसा कुछ, बट इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस ये मुझे कंसेंसस और एक बेहतर तरीका इम्प्लीमेंट्स को, रिफॉर्म्स को लागू करने का सरकार से हमेशा, हर अच्छी सरकार से ये उम्मीद की जाती है कि वो लगातार सख्त फैसले ले, देश हित में, कड़वी गोली खिलाए, लेकिन जिनको खिला रहे हैं उनका अकीदा तो हो। जैसे हम जिस डॉक्टर से कड़वी गोली या इंजेक्शन या सर्जरी लेते हैं तो उस पर भरोसा रखते हैं, भरोसा कंसेंसस, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। आप सभी मेहमानों ने अपनी इनसाइट शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद।